मध्य प्रदेश में चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। बगावती नारों और सियासी वादों के बीच चुनाव में इमोशन का जोर भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी में थे, जहां लाडली बहनों ने उनको चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए इकट्ठा करके दिए। बहनों ने 50 और 100 रुपए जोड़कर ये रकम इकट्ठा की थी। बहनों के इस प्यार को देखकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए। हमारी बहनें, हमारे भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसे इकट्ठा करके भी दे रहे हैं। ये मेरे लिए अद्भुत है कि वोट भी दें और पसीने की कमाई का पैसा भी चुनाव लड़ने दें। ये बुदनी अपने आप में एक उदाहरण है जो प्यार भी देता है, आशीर्वाद भी देता है। शनिवार को भी बुरहानपुर के धूलकोट में बारेला समाज की बहनों ने मुख्यमंत्री को सभा स्थल पर खाना खिलाया। मुख्यमंत्री ने भी बहनों को अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन मैं मंच पे आ रहा था इसके पहले, उन्होंने कहा कि भैया घर से मक्के की रोटी और भाजी और चटनी लेके आए हैं सूखी, वो खा के जाना पड़ेगा। मैं उन बहनों के साथ ही नीचे बैठा और उन बहनों के साथ आज चटनी, भाजी और मक्के की रोटी खाई। मुझे लगा वो खा के कि स्वर्ग में देवता भी क्या ऐसे भोजन करते होंगे जो आज अपनी बहनों ने शिवराज को कराया, क्योंकि इस भोजन में मेरी बहनों का प्यार मिला हुआ था। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार जनता के बीच सवाल उठाकर इमोशनल कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करते नजर आते हैं। कमलनाथ लगातार कांग्रेस सरकार गिराए जाने को लेकर भावनात्मक रिश्ता जोड़ते हैं। हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। कौन सी गलती की मैंने? कौन सा पाप किया मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप किया मैंने? कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। तस्वीर रख लेना अपने सामने प्रदेश की और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। एक तरफ जहां राजनीति के फेर में रिश्तेदार, भाई, चाचा, भतीजा, गुरु शिष्य, समधी समधन चुनावी महाभारत में आमने सामने हैं, वहीं सियासत के मैदान में राम मंदिर का मुद्दा, किसानों की कहानी, महिलाओं की योजनाएं, युवाओं को रोजगार जैसे भावनात्मक मुद्दे परवान चढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमोशनल अटैचमेंट हार्डकोर चुनावी मुद्दों पर भारी पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, क्या एक बार फिर भावनात्मक मुद्दे बुनियादी मुद्दों पर भारी पड़ेंगे? दूसरा सवाल, क्या शिवराज सिंह चौहान का इमोशनल अटैचमेंट कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का विक्टिम कार्ड चुनाव में असर दिखाएगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इमोशन का इलेक्शन। जो लोग फिल्में देखने के शौकीन हैं या क्रिकेट मैच देखने के शौकीन हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय समाज और भारतीय लोग भावुक होते हैं। एक समय जब पारिवारिक फिल्मों का बड़ा जोर था, अब तो पुष्पा जैसी फिल्मों का जोर है जहां फ्लावर समझा ही गया, ये सब चलता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब जेमिनी फिल्म्स साउथ की या 70 और 80 के दशक की फिल्मों की आप बात करिए, नील कमल जैसी फिल्में, तो रुमाल लेकर बैठने वालों की संख्या सिनेमा हॉल में बहुत अधिक होती थी। और ये बताता है कि भारतीय समाज आज भी एक भावुक समाज है। जितने रियलिटी शो आप इस समय टेलीविज़न पर देखते हैं, इंटरटेनमेंट चैनल्स पर, वहाँ अक्सर आप देखते हैं कि कैंसर से पीड़ित माँ का एक बिटिया उनकी या उनका बेटा बहुत संघर्ष करके उस रियलिटी शो के फाइनल तक पहुँचा है और वो बार बार अपनी माँ की संघर्ष गाथा कह रहा है। उधर वो रो रहा है, जजेस रो रहे हैं और इधर बैठे हुए दर्शक रो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इमोशंस का हम सब पर बड़ा असर होता है। और भारत ही नहीं, अमेरिका के चुनाव में भी, जहां चुनाव वर्चुअली टेलीविज़न पर होते हैं और वहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो दो प्रमुख दल हैं उनके नेता टेलीविज़न पर बहस करते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ होती है, बड़ी भावनात्मक बातें असर करती हैं, ताली पीटते हैं लोग। और यही वजह है कि
आप देखते हैं कि हमारे इलेक्शन में भी धीरे धीरे भावना का एक तत्व आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि लोग अपने नेता को हीरो की तरह देखते हैं, आइडल की तरह देखते हैं, उससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जुड़ते हैं उससे। जब उनका नेता उनके बीच में भोजन करता है, उनके बच्चे को गोद में लेता है, वो क्षण उनके लिए अद्भुत होता है। तो आप इसको एक गंभीर भाव से भी देखेंगे तो और बेहतर होगा। और यही वजह है कि जब कमलनाथ जी ये कहते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई थी, क्या पाप हुआ था, तो ये संवाद कहीं लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश है। जब शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि बारेला समाज की महिलाओं ने आज भोजन कराया और क्या स्वर्ग में भी ऐसा भोजन मिलेगा, और उन महिलाओं के सुख की या उनके आनंद की आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि जो अपना जो भी मोटा झोटा लेकर आई हैं भोजन, वो खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके साथ बैठकर कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दे तो हैं, इसके साथ राम मंदिर भी है, किसान भी है, जवान भी है, तमाम मसले हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि एक इमोशनल कनेक्ट जो नेता जनता से कर पाता है वो आगे बढ़ता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के सीनियर बीजेपी लीडर हैं और स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं। दिनेश जी, पहले आप ही से समझूंगा मैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जो जनता के साथ अपने को बहुत आइडेंटिफाई करके चलते हैं। उनकी तमाम जो पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, कृतित्व का अंदाज रहता है, उसमें वो किसी विशिष्टता का बोध लेकर कभी जनता के बीच में नहीं जाते, ना धीर गंभीर मुद्रा, ना ऐसा कि अरे भैया थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, या उनके लोग ही आसपास के दूर करते नजर आए। वो बहुत मिक्सअप होना चाहते हैं, इसलिए उनके आसपास हमको ऐसी तस्वीरें, ऐसे दृश्य बहुत दिखते हैं। कमलनाथ जी का भी एक अपना अलग अंदाज है, जिस तरह से वो एक इमोशन के साथ जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप दोनों चीज़ें और भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक विषय? देखिए, शिवराज जी की तो खूबी है, वो डायलॉग करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने से भी लोग कुछ कह रहे हैं। वो लगातार आप देखिए ना कि कोई उसमें ये नहीं रहता कि बीच में कुछ दीवार है जिसमें लोग बात ना कर पाए। वो बोथ साइड लगता है आपको, भले ही भाषण दे रहे हो, लेकिन भाषण का अंदाज भी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, कोई कनेक्ट तो उन्होंने एक डेवलप किया। और एक मुझे लगता है मध्य प्रदेश में यदि आप पूरे इतने लंबे देखेंगे जब से मध्य प्रदेश बना है, खुद किसी व्यक्ति का यदि वोट बैंक है, वो केवल कनेक्ट के कारण अब तक शिवराज सिंह चौहान का है, जो उनके ही कारण वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि ये क्लेम करती है कि उसे पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले थे, तो इसके कारण शिवराज सिंह चौहान थे। तो वो कनेक्ट क्रिएट करते हैं। कनेक्ट ये इसी तरह से आता है कि वो महिलाएं भोजन लाई और उन्होंने भोजन कर लिया, तो एक कनेक्ट हुआ ना। वोटर आपका बढ़ा, वोट आपका बढ़ा, आपके नाम पर जो वोट देता है वो बढ़ा। देखिए, जो इमोशन को जो समझ लेता है वो सफल हो जाता है। कई बार असफलता भी मिलती है, लोग कहते हैं इमोशनल फूल है, लेकिन राजनीति में इमोशन का बहुत हमने देखा है कि एडवांटेज है। यदि आप वैसे क्रिकेट में क्या देखते हैं, हम जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो किस तरह के इमोशन होते हैं, पूरा देश आप देखिए उस पर स्क्रीन के सामने होता है और तरह तरह का उसमें लगता है कि जीतना चाहिए। तो इस तरह के इमोशन पॉलिटिक्स में भी आते हैं। और समय समय पर जब आप देखिए कि आप चाहे वो धार्मिक मुद्दे के जरिए हों या व्यक्ति के कारण हो, इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी को लोगों ने सिर पे बिठाया, उस इमोशन के कारण ही बिठाया, लेकिन बाद की राजनीति आप देखिए कि उतना दूसरे लोगों को उतना लाभ नहीं मिला जितना राजीव गांधी को मिला था। तो वक्त के साथ और मुद्दे के साथ इमोशन कनेक्ट करते हैं और फिर व्यक्ति को खुद को भी उस इमोशन को कैश कराना आना चाहिए। जो शिवराज जी में जो खूबी है, मुझे लगता है कमलनाथ थोड़ा सा उम्र, उनका जो अंदाज है वो अलग तरह की राजनीति के दौर के आदमी हैं और उनका जो फील है वो छिंदवाड़ा से ज़्यादा कनेक्ट है। इसलिए जो जहाँ बात करते हैं वो छिंदवाड़ा की वहाँ ज़्यादा बात होती है। पूरे प्रदेश में उनकी उस तरह से वो इंटरेक्ट नहीं करते। स्वदेश जी, आप कैसे देखते हैं इस इमोशनल कनेक्ट को, इमोशन कनेक्ट को? और वर्चुअली वो इलेक्शन बहुत रिवॉर्डिंग उस पार्टी के लिए हो जाते हैं जो जनता के इमोशन को समझकर उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट, एक भावनात्मक संबंध जनता के साथ बना लेती है। और यही वजह है कि बड़े बड़े नारों और वायदों पर जनता भरोसा करके उस पार्टी के साथ हो जाती है। जी शरद जी, ये विषय मैं समझता हूँ डिबेट का तो नहीं था, आपने बहुत अच्छा किया
कि एक चर्चा इस तरह की कर दी कि इमोशन का अर्थ क्या है। मैं समझता हूँ हमारा देश भावना प्रधान देश है। हम पत्थरों में भगवान जब खोज लेते हैं और पा भी लेते हैं, विश्व में ऐसा किसी देश में नहीं होता। तो हम भावुक लोग हैं और हमारी भावनाओं से खेलना नहीं चाहिए, बस बात इतनी सी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी गुप्ता जी ने जैसा कहा, इंदिरा जी का नाम लिया, तो इंदिरा जी ने युद्ध के समय में सेना को अपने आभूषण दान कर दिए थे, तो एक कनेक्टिविटी बनी, एक देश के प्रति भावना बनी। नेहरू जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में 14 साल जेल रहे, तो कनेक्टिविटी बनी। राजीव गांधी को मैंने स्वयं देखा, भिंड में आए हुए, वो इतना सच बोले कि उसी समय मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस समय की बात है ये 85-86 की। तो राजीव जी ने कहा कि मैं 1 रुपया आपको भेजता हूँ, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे मिल पाते हैं आपको। मतलब इतना सच, इतना सत्य कि मतलब अपनी ही पार्टी को, अपनी सरकार प्रदेश में थी और देश में भी थी, अपनी सरकार से सवाल खड़ा करने वाले, मैं समझता हूँ सत्य का नाम राजनीति है। राजनीति में भावनाओं का आना जाना, आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अब मैं यहाँ थोड़ी राजनीतिक बात आएगी ज़रूर, अन्यथा मत लीजिए अब। जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा अच्छे दिन आएंगे, उन अच्छे दिन की आस में लोगों ने उनको वोट दिया, सपोर्ट किया, सिर पर बिठाया। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को रोज़गार दिया जाएगा, 15 लाख हर खाते में दिए जाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लोग उम्मीद करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन पहले क्या था, जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति कांग्रेस लेकर आई और जय जवान जय किसान के साथ साथ किसानों की कमियों को, उनकी परेशानियों को समझा। यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। तो ये इमोशन का समझना है कि उस पर समझो, उस पर आप राजनीति मत करो, उसका प्रचार प्रसार मत करो। लेकिन इमोशन का नाम ही तो भारत है और देशवासियों से ही भारत है और भारत से ही देशवासी है। अगर आप देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इमोशन पर राजनीति, वोट की राजनीति तो कम से कम ना करो। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। नहीं, अच्छा है। आज देखिए इस कार्यक्रम के दौरान ही स्वदेश जी ने कितने इमोशनल रैप के अंदर पॉलिटिकल बातचीत दी इन्होंने। आजकल रोल्स बहुत चले हैं, पनीर रोल और फलाना रोल। तो खैर एनीवे, दिस इज़ अ गुड वे ऑफ टॉक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसका, देखो शरद जी, चूँकि वैदिक दर्शन का विद्यार्थी हूँ, तो इसका जवाब वहाँ से बड़ा अच्छा आता है निकल के। ये पॉलिटिकल है, जैसा स्वदेश जी ने कहा, मैं भी मानता हूँ कि ये दुनिया ही भवसागर है साहब, भावनाओं का सागर है, जिसमें मनुष्य तैरता उतरता है, उस तरफ जाना चाहता है। आप रोज़ शाम को 6 बजे बताते थे चुनाव बाद फिर शुरू करेंगे आप उसको। तो भावनाओं की इन लहरों पे, तरंगों पर जब विषय की नाव को पहुंचाना हो, मुद्दे की नाव को पहुंचाना हो, मैसेज को यदि उस पार पहुंचाना हो, तो शायद इससे बेहतर तरंगे नहीं हो सकती जिसका सहारा लिया जा सकता है। अनहार्मफुल होती हैं शरद जी, और पूरा संसार ईश्वर ने भावनाओं का ही सागर के रूप में बनाया। हर एक की अपनी अपनी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन का हो, तो वो भाव प्रधान व्यक्ति है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके माध्यम से ही बातचीत करना चाहिए। अब जैसे राजनीतिक रूप से मैं भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जब कमलनाथ जी की सरकार गिर गई तो आपने सबने देखा होगा, वो बहुत भावुक हुए और वाकई में उनकी आंखों से अश्रुधारा भी निकली, जिसके फुटेज भी हम देखते हैं। हमने उस समय को भी देखा। वो भी एक सत्य था, क्योंकि जब आदमी भावुक होता है तो वो महसूस करता है शरद जी उन चीज़ों को और व्यक्त करता है। वो व्यक्त जो होता है, अभिव्यक्ति जो होती है, वो आपको टच करती है जब इन्वॉल्व होता है। तो इसी प्रकार उनकी अभिव्यक्ति थी। इसी प्रकार जब वो नाराज़ हुए थे, जब उन्होंने सिंधिया जी को हाँ ठीक है चलो चलो उतर जाओ, थोड़ा सा एक पैटर्न फिगर के रूप में कहा था, तो सिंधिया जी की भी आंखें नम हुई थी। वो भी सन्न रह गए थे कि जिस पार्टी को मैंने 18 साल दिए शरद जी, आपके कार्यक्रम में कहा था, मेरे साथ ऐसा सीधा वाक्य और एकदम से उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो उनके भाव थे और सब अपने भावों को लेकर चलते हैं और अपने अपने निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार जनता है, जब नेता जनता से कनेक्ट होकर भावना प्रधान तरीके से अपने विषयों को रखता है, तो जनता भी अपने निर्णय लेती है शरद जी। जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप कितने ही बोलो हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया किसान का, हम सब जानते हैं 5% वो पहुंचा या उससे भी कम पहुंचा। ये रिपोर्ट है कैग की। तो अब आप इसको समझिए, ये नहीं हुआ तभी तो ये 35 साल से बाहर हुए ना सर, मुख्य धारा से। ये अपना नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाए कांग्रेस के लोग, क्योंकि जनता समझती है कौन सी भावना है और कहाँ नेता संभावना ढूंढ रहा है। तो भावना और संभावना दोनों में से बेहतर है
कि नेता भावुक रहें, ईमानदार रहें और कनेक्ट करके बातचीत करें, ना कि संभावनाओं के साथ में, कुटिलता के साथ में जनता के बीच जाएं। क्योंकि उमा जी बहुत अच्छी बात कहती थी, मैंने आपको बताया था आखिरी लाइन है सर, कि जो मतदाता होता है वो गरीब हो सकता है, गांव का हो सकता है, गुरबक हो सकता है, लेकिन सर मूर्ख नहीं होता जी। उसको समझ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ लेता है। जी, तो मुझे चलिए, लगता है यही जी। सबसे अच्छा भाव है जिसको लेकर हमें जनता के बीच जाना चाहिए। दिनेश जी, चुनाव में तकनीक का प्रयोग काफ़ी 2004 के बाद से बहुत बढ़ा है। तकनीक बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े तेज़ नतीजे हैं, लेकिन उसमें संवेदना नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ, पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, ये तीसरा चौथा चुनाव मैं देख रहा हूँ जब फ़ोन की घंटी बजती है मोबाइल की और आप जिज्ञासा से उठाते हैं किसका फ़ोन है, तो जैसे नमस्कार, मैं फला फला बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगा होगा, मैं इस बार चुनाव मैदान में हूँ, मुझको वोट दीजिएगा। तो आधे लोग, मैं तो सुन लेता हूँ कि कहाँ से क्या है, बहुत विनम्रता से नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचें कि नकली फर्जी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा घर में, अरे यार ये क्या है यार, हमने सोचा था फ़ोन कॉल होगी, तुरंत आदमी काटता है। शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी, कमलनाथ जी, ये उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने भावनात्मक चुनाव प्रचार को भी देखा है, और अब नई पीढ़ी के भी नेता हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि भावना, माफ़ कीजिएगा कई बार, कि कैसे भावना सतह पे लाई जाती है, रोने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से जनता से कनेक्ट करें। और जो बात स्वदेश जी कह रहे थे कि सत्य कितना ज़रूरी है, सत्य है क्या, डॉक्टर साहब भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि भाई आप विषय रूपी मुद्दों को लेकर जिस भवसागर से जनता तक पहुंचना चाहेंगे, इन सारी चीज़ों की समझ नहीं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे चुनाव लड़ेंगे, एजेंसी आ गई हैं जिनके वो रूड टाई लगाए हुए MBA क्लैड जो लोग हैं, कर दिया सारी चीज़ें हो गई, फाइनल हो गया सर, डन है सर, डन है सर, आप बना रहे हैं सर। इसके बीच में सब खत्म हो रहा है। बहुत बैठकों में बैठ लिया अब लगता है इनकी। तो क्या लगता है दिनेश जी कि क्या आने वाले समय का चुनाव और कठिन होगा, और इसीलिए भावनाओं की तिजारत नहीं कर सकते आप, व्यापार नहीं कर सकते, भावनाएं 100% चाहिए सर, 24 कैरेट गोल्ड की तरह। देखिए, आप किसी भी तकनीक से भावना पैदा नहीं कर सकते आप, क्योंकि तकनीक के को लोगों ने ठीक से, आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे फेक वीडियो और ये सब आजकल गांव-गांव में इन पे बात होने लगी है। तो जो रियलिटी है, जो रियलिटी शो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कि भाई आपको हम वास्तविक, आपको कैमरा दिखाते हैं, रियलिटी देखिए जो है, लेकिन वो भी डिजाइन होता है, जितनी उसकी भी प्री स्क्रिप्टेड, हाँ प्री स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी जिसे राजनीति में कहते हो, राजनीति निर्दयी होती है, भावनात्मक नहीं होती, उसमें कोई भावना नहीं है, वो तो वोट है इसलिए भावना है। अन्यथा यदि वैसे राजनीति में भावना होती है आपको, तो किसी भी अपराध पर मुख्यमंत्री को गुस्सा आता है और वो सिस्टम को बदलने की सोचता है। जो हर नए मुख्यमंत्री के साथ हम देखते हैं ना, वो कहता है कि मैं ये बदलाव कर दूंगा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है पुराने के साथ, क्यों होती है? क्योंकि आपसे बदलाव की अपेक्षा नहीं होती। जो जनमानस है वो अपने अपेक्षा अनुसार बदलाव चाहता है कि उसको किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है। लगता है कि गवर्नेंस में कोई चीज़ रोड़ा बन रही है तो आप रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं। आप अल्टीमेटली पब्लिक फ्रेंडली होंगे ना। आप जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो तो जनता के लिए है, तो आप उसको कैसे बेहतर सुविधा दे सकते हैं। आप टैक्सेशन कितना कम कर सकते हैं। जो पूरी लड़ाई है वो टैक्सेशन की तो है, जो जिस पर बात हो रही है कि सब जो GST इतना ज़्यादा है, तो वो भी तो जनता समझ रही है ना। उसके लिए केवल ये तस्वीरें कि हमने खाना खा लिया, ये कुछ वोटर है जिसको आप जो है प्रभावित करते हैं। जरूर हो सकता है कि वो आपका पुराना वोटर ही हो, उससे नया कोई कनेक्ट नहीं हो रहा हो। इससे क्या होता है कि आपने 50 लोगों को टाइम दिया, 500 को नहीं दिया, तो वो खतरा भी बना रहता है कि ऐसा ना हो कि चुनाव में ये कहीं नुकसान कर जाए। तो तकनीक को आप ये कह रहे हैं कि कहीं वो आपकी इमेज से रिलेट करना चाहिए, नहीं तो जैसी परंपरा हो जाती है कि किसी समाज के वंचित वर्ग के साथ बैठ के भोजन कर लिया, चले गए। लेकिन जब तक आपकी वैसी छवि नहीं है, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं है उस व्यक्ति के साथ, आपके बारे में ये छवि स्थापित नहीं है कि नहीं आप तो जाते हैं, आप तो खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कहीं आइडेंटिफाई होता है तब व्यक्ति रिलेट कर पाता है। स्वदेश जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक छवि तो निश्चित तौर पर होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत अंग्रेज़ी बोलने वाला या विदेशी व्यक्ति जो है, जब वो तिलक चंदन लगाकर वाराणसी में या उज्जैनी में पंडों या पंडितों के साथ बैठकर गायत्री मंत्र या
महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा होता है तो हम ठिठक जाते हैं, लेकिन फिर रिलेट कर पाते हैं, नहीं नहीं इनकी रुचि होगी सनातन परंपरा में। लेकिन हम ठिठकते इसलिए हैं कि एकदम देख कर लगता है अरे ये यहाँ कैसे। तो आपको उसके साथ आइडेंटिफाई तो करना होता है, इससे तो सहमत होंगे आप जी। बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा, आइडेंटिफाई तो करना ही चाहिए और इससे कनेक्ट आदमी होता ही है। मैं समझता हूँ भावनाओं का सीधा सीधा अर्थ प्रेम से है, और अगर आपके हृदय में प्रेम है तो फिर अब समझ लो कि आप ईश्वर को पाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके आंखों से रुदन हो सकता है। मैंने शरद जी आपको भी, मेरा कोई प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपकी आंखें भरी हुई देखी है। तो ये भावुक होना और भावनाओं पर चलना, और भावनाओं पर चलने का अर्थ है कि राजनीति में सौदेबाजी नहीं करना, राजनीति में धोखा में नहीं देना, राजनीति में कुर्सी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जनसेवा करना। राजनीति में जनसेवा के माध्यम से कुर्सी तो आती है, फिर आप जनसेवा और करके दिखाइए। कमलनाथ जी की जो जिस तरह बात कही कि आंसू आ गए थे, स्वाभाविक बात है कि वो एक अच्छा विजन लेकर मध्य प्रदेश को आए थे, और लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि चुनी हुई सरकार को बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी ठोस कारण के आप संवैधानिक अधिकारों के मूल्यों का हनन कर रहे हैं, आप सरकार को गिरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के द्रवित होना, उनका दुखी होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें उसका दुख छुपा हुआ था, उनको मध्य प्रदेश की जनता का दुख छुपा हुआ था। क्योंकि इनकी सरकार तकरीबन मैं समझता हूँ 18.5-19 साल की सरकार है। उस समय 15 साल की थी जब 2018 की बात हो रही थी। उसमें 15,126 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि सरकार को 5-5 कृषि कर्मण अवार्ड मिले। उसके बावजूद भी ये NCRB के आंकड़े जो कह रहे हैं कि 15,126 किसान आत्महत्या कैसे कर लेते हैं। तो माननीय कमलनाथ जी को हृदय द्रवित हुआ जब उन्होंने अपने वचन पत्र में शामिल किया कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। कारण पाया कि किसान कर्ज लेता है, उसकी फसल का दाम उसको मिल नहीं पाता है मार्केट में। कुल मिलाकर के अगर आपने उसकी भाव को समझा, उसकी परेशानी को समझा, और आपने जो काम किया उस पर आघात किया, तो स्वाभाविक है आंसू आएंगे। और आंसू आएंगे तो आप समझ लीजिए कि बंदे में दम है और बंदा समर्पित है जनता के लिए। यही, क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। अगर उस भगवान के लिए आपके मन में, आपके आंखों में आंसू आ गए तो समझ लीजिए कि आपसे अच्छा सेवक कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही स्वदेश जी ने, मैं इसको पूरा करता हूँ कि जब इस बात पर सरकार आई और 15 महीने सिंधिया जी ने देखा कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, मेरे खेत का किसान वैसे ही परेशान है, लाल पीले नीले फॉर्म भराए जा रहे हैं, उसके साथ धोखा हो रहा है, तो वो द्रवित हुए, उनने संकल्पित हुए, उन्होंने अंतिम चेतावनी दी। अतिथि शिक्षकों के साथ अपमान हो रहा था, उन्होंने मंच से कहा इस बात को कि साहब मैं इसलिए नहीं आया, और वो कोई सरकार का हिस्सा भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा इस बात को कि साहब यदि आप नहीं करेंगे, सर आप बोल चुके हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो उनकी भी आंखें नम हुई, लेकिन सवाल जवाब उनकी आंखें भी नम हुई, और तब उन्होंने निर्णय लिया, तब उन्होंने ठोस निर्णय लिया कि इस सरकार को वजूद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब ये जनता की सरकार नहीं रही। और इसी प्रकार से शरद जी, आपका जो मूल विषय था कि जब पर्सनालिटी से क्लोनिंग नहीं हो पाती है, मिसमैच होता है किसी विषय का, जैसे राम मंदिर का विषय हम एक हिंदुत्ववादी पार्टी रहे हैं और राम मंदिर अभियान से हम लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो आज जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो एक सहजता से आता है, चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, वोट देता हो नहीं देता हो। लेकिन आज भी वो जानता है कि राम मंदिर और राम मंदिर आंदोलन और उसके जो बन रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल मजबूती से है, हमारा लगाव है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई माला डाल के, जनेऊ डाल के घूमेगा शरद जी, तो शायद उतना वो रिसीव नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपने कहा है कि आदमी को अपनी मौलिकता में चलना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है हिंदुत्व के विषय को लेकर भी जो एक डिवीज़न होता है, राम मंदिर बनने के बावजूद भी 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी है, सब लोग जाएंगे उसमें रामलला जी को देखने के लिए, तो एक डिवीज़न क्लियर है, तो उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। साहब हमने बरसों खून बहाया है, हमने मेहनत करी है, कार सेवा करी है, कई हताहत हो गए कार्यकर्ता हमारे इसमें, तो हमारा कनेक्ट है उससे। तो जो बात आपने कही वो बहुत जरूरी है। 10-15 सेकंड में देखिए, प्रभु राम तो कण कण में व्याप्त हैं, और सनातन ही हमारी संस्कृति है, और सनातन के प्रति प्रभु राम है। प्रभु राम पर राजनीति किया जाना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने रामलला के पट खुलवाने का काम किया था, आपको भी पता, सबको पता है। लेकिन जब विवाद देश में ना हो, हमारा सौहार्द न टूटे, इसलिए कहा था कि आपसी चर्चा से मंदिर बने या न्यायपालिका बनाए, आदेश करे। तो न्यायपालिका ही ने तो आदेश दिया, सरकार का क्या रोल है, भाजपा का क्या रोल है? अरे साहब आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये न्यायपालिका का आदेश था, उसका पालन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ है। आपकी पार्टी ने तो चंदा खाने का काम किया है। आप खूब बोलते रहिए। चलिए, आपका चलिए, बहुत शुक्रिया समझिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद दिनेश जी।
लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि राजनीति को आखिर हम सब ने समझ क्या लिया है, या राजनीति कहाँ खड़ी है। हम ये बात कर रहे हैं कि राजनीति में भावनाएं है ही नहीं, वो तो ऐसी काजल कोठरी है जहाँ क्रूर और निर्मम फैसले होते हैं। आखिर क्या हमारे माननीय राजनेता मंगल ग्रह से आए हैं क्या? आपके हमारे बीच से जाने वाला व्यक्ति कैसे निर्मम और क्रूर हो सकता है? ये छवि क्यों बन रही है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये क्यों मान रहे हैं कि वहाँ इमोशंस का और इन सब का बहुत स्थान नहीं है? ये अच्छी बात नहीं है साहब। ये इसका एक ही निदान है कि उन तमाम चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती हैं। जितनी तकनीक आएगी, जितनी एजेंसी आएंगी और जितनी रेवड़ियाँ आएंगी, चुनाव का ये रोमांच खत्म होता चला जाएगा। नेताओं की सभा में या तो भीड़ लाई जाएगी या फिर वो भी एक आव होगा, जैसे कॉमेडी शो में तालियां बजती हैं रिकॉर्डेड, वैसे आप तालियां बजाने लगेंगे। और शायद अमेरिका ने तो ये समझ ही लिया है कि भीड़ लाना बहुत कठिन है, तो टेलीविज़न पर बात करो भैया, पैसा भी बहुत खर्च होता है, इतनी भीड़ कहाँ से लाएं, गाड़ियाँ दर गाड़ियाँ। हमें बदलना पड़ेगा चीज़ों को, और चैरिटी बिगिन्स एट होम इसकी शुरुआत राजनेताओं को करनी होगी। पहले तो उनको अपनी छवि को लेकर खुद नाराज होना पड़ेगा कि कौन गढ़ रहा है ये छवि। दिग्विजय सिंह अक्सर ये बात कहते थे कि राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं करता, आप मेरी बात का भी भरोसा नहीं करेंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? क्या वो इमोशनल कनेक्ट कमज़ोर है? यही बड़ा सवाल है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।